हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। तो देखो, चैप्टर नंबर 5 कर रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, इसमें नई जो बुक है उसमें एक टॉपिक दे रखा है कोशिका झिल्ली से रिलेटेड। कोशिका झिल्ली जो पढ़ी थी अपन ने, कोशिका झिल्ली, और ये इसमें ही दो चीज़ें दे रखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने आपको ये चीज़ लिखवाई थी कि ये क्या होती है, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली या वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली से रिलेटेड अपन दो चीज़ें सीखेंगे यहाँ पे। एक तो विसरण और एक दूसरा होगा परासरण। ठीक है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, दोनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है अपने को। तो अपने को पता है कि कोशिका जो है उसमें गैसों का भी आदान प्रदान होता है, जल का भी आदान प्रदान होता है। मतलब गैसें जैसे CO2 जो है बाहर जाती है कोशिका के बाहर, कोशिका के अंदर CO2 बनती है, वो बाहर भेजना पड़ता है क्योंकि ये क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। उसके बाद में ऑक्सीजन जो है कोशिका को रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन चाहिए। तो कोशिका जो है रक्त में से ऑक्सीजन कैसे लेती है, अपन सांस के द्वारा जो है सांस के द्वारा रक्त जो है ऑक्सीजन को लेके जाता है कोशिकाओं तक। और कोशिकाएं जो हैं किस तरीके से उन गैसों का आदान प्रदान करती है रक्त के साथ। ठीक है, तो वो सारा अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका का बाहरी आवरण होता है कोशिका झिल्ली, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। मतलब ये आवश्यक पदार्थों को तो अंदर लेती है और जो वेस्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है। तो इसमें दो प्रक्रम ये उपयोग करती है। ठीक है, दो प्रक्रमों का उपयोग करती है। एक तो है विसरण। ठीक है, विसरण तो देखो सिंपल है बिल्कुल, कुछ ज़्यादा टिपिकल है नहीं मामला। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा इस तरीके से लिखोगे बच्चा कि गैसों का उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। ठीक है, या पदार्थ का या कोशिका झिल्ली के जो है, कोशिका से अपन बोल सकते हैं कि कोशिका में जो है अधिक सांद्रता। देखो, सांद्रता का मतलब क्या होता है, सांद्रता का मतलब है कि उसमें जो है उसके कण बिल्कुल पास होंगे या फिर उसकी मात्रा ज़्यादा होगी। सांद्रता का मतलब ये है। एक तो होता है सांद्र विलयन, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा विलयन। एक होता है सांद्रता, एक होता है सांद्रता। और ये सांद्रता का मतलब होता है उसकी मात्रा क्या है। ठीक है, मतलब किस, जैसे अपन बोलते हैं कि जैसे CO2 की सांद्रता ज़्यादा का मतलब हो गया कि CO2 की मात्रा ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो सांद्रता और सांद्र ये दोनों जो है आपको समझ में आना चाहिए। विसरण जो है वो क्या होता है, पदार्थ का उसकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। अपन कोशिका की बात करें तो कोशिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, इसलिए मैंने गैसें लिखी है यहाँ पे। तो कोशिका में गैसों का उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। आप कोशिका लिख सकते हो, यहाँ पे पदार्थ लिख सकते हो आप। ठीक है, पदार्थ। ठीक है, या कोशिका में लिख लो आप, कोशिका में गैसों का उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से अपन देखेंगे ये चीज़। अब इसकी अगर मैं एक डायग्राम से आपको समझाना चाहूँ तो ये जिसमें मान लो एक कोशिका है। ठीक है, ये इसका क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, जिसको अपन केंद्रक बोलते हैं। ये क्या हुई, कोशिका झिल्ली। इसको अपन क्या बोल रहे हैं बच्चा, कोशिका झिल्ली। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य भरा होता है। इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं बहुत सारे। अब ये क्या करती है कोशिका, इसमें जैसे मान लो यहाँ पे CO2 बनी, कोशिका के अंदर क्या बनती है बेटा, CO2 बनती है। और ये अपशिष्ट पदार्थ होता है, शरीर के लिए कोई काम का नहीं है, तो इसको क्या करती है कोशिका बाहर भेजती है। ठीक है, कोशिका क्या करती है, बाहर भेजती है। तो जब कोशिका में जो है CO2 का निर्माण होता है तो यहाँ पे इसकी उच्च सांद्रता हो जाती है। क्या हो जाती है, उच्च सांद्रता। ठीक है,
उच्च सांद्रता, और बाहर की तरफ कोशिका के बाहर इस CO2 की जो है निम्न सांद्रता होती है। क्या होती है? निम्न सांद्रता। तो CO2 क्या करेगी? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाएगी, मतलब ये बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? विसरण। ये प्रक्रम क्या होता है? विसरण। ऐसे ही ऑक्सीजन, ये कोशिका है, ठीक है, केंद्रक है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। अब ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पे रक्त है जैसे मान लो, ठीक है, तो रक्त से जो है इसको ऑक्सीजन लेना है, तो ये क्या करती है? ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, क्योंकि रक्त जो है फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके जाता है, तो रक्त में तो ऑब्वियस सी बात है कि रक्त में जो है ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो निम्न सांद्रता किसकी होगी? अंदर ऑक्सीजन की निम्न सांद्रता होगी अंदर, ठीक है, और बाहर की तरफ क्या होगी? ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता। ठीक है, तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाएगी। तो ये दोनों प्रक्रम आपको याद रखने हैं। विसरण मैंने समझा दिया अच्छे से। विसरण क्या होता है? गैसों का या पदार्थ का उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना क्या होता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, इसमें गैसें अपन इंक्लूड कर सकते हैं, गैसों के लिए अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना विसरण होता है। अब ये परासरण जो है ना, ये क्या है? इसमें 3 चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उससे पहले परासरण की परिभाषा क्या होती है? परासरण होता है बेटा जल का चयनात्मक झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति, ठीक है, वो क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो यहाँ पे जल की बात हो रही है, तो जल के लिए आप बोलोगे जल का चयनात्मक झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति परासरण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक कोशिका है, ठीक है, तो इसके अंदर वही न्यूक्लियस है, केंद्रक, क्या होगा? साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे जैसे मान लो इस कोशिका को जो है अपन ने कहाँ रख दिया? एक तनु विलयन में रख दिया। तनु विलयन का मतलब क्या होता है? तनु विलयन और एक अभी मैंने बताया आपको सांद्र विलयन। ठीक है, ये 2 चीज़ें समझना बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो। इधर देखो 2 चीज़ें, एक तो तनु विलयन और एक क्या होता है? सांद्र विलयन। तनु का मतलब होता है बेटा पतला सॉल्यूशन, यानी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। यहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा। चलो इसको मिटा के समझाता हूँ दोबारा से। ठीक है, देखो ये आ गया समझ में आपको? तो जल का चयनात्मक झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। जहाँ पे जल ज़्यादा होगा वहाँ से जल जो है कम स्तर की तरफ गति करेगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? परासरण बोलते हैं। ठीक है बेटा, विसरण और परासरण दोनों, ये गैसों के लिए बोल दोगे आप, ये परासरण क्या होगा? जल के लिए। ठीक है, कोशिका में ये 2 प्रक्रम होते हैं। तो इस तरीके से कोशिका जो है जल का गैसों का आदान प्रदान करती है। अब परासरण जो है उसमें 3 विधियाँ अपन पढ़ेंगे, 3 चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये समझो कि तनु विलयन क्या होता है। तनु विलयन का मतलब होता है बेटा जल की मात्रा ज़्यादा वह विलय अपन कोई भी ले लें। जैसे मैंने उदाहरण लिया जल और नमक का विलयन, ये मैं उदाहरण ले रहा हूँ किसका? अपन किसके लिए देख रहे हैं? जल व शक्कर का विलयन। ठीक है, इसके लिए देख रहे हैं। तो जल की मात्रा ज़्यादा व शक्कर की मात्रा कम। ठीक है ना, कम। तो इसको अपन बोलेंगे क्या? इसको अपन बोलेंगे तनु विलयन। मतलब जल ज़्यादा है, वहाँ पे पानी ज़्यादा है, तो उस पतला विलयन जो होता है ना, पतला अपन बोल सकते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? तनु विलयन। एक होता है सांद्र गाढ़ा विलयन, सांद्र विलयन। तो ये होगा जल की मात्रा कम व शक्कर ज़्यादा। ये उदाहरण जो मैंने लिया ना उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। और कोई सा भी विलयन ले सकते हैं अपन, नमक भी ले सकते हैं इसकी जगह, और कोई भी चीज़ ले सकते हैं। शक्कर की मात्रा ज़्यादा। तो ये 2 चीज़ें। ठीक है, अब इसको एक और अगर डेफिनेशन जैसे अपन देखें तो तनु बोलते हैं बेटा विलायक ज़्यादा
और विलय कम, ये समझ लेना आप लोग, ठीक है। विलायक ज़्यादा होता है इसमें और विलय क्या होता है, कम। विलयन जब भी पढ़ते हैं अपन, देखो विलयन जो होता है ना, उसके दो भाग होते हैं, एक तो विलायक होता है बेटा, एक क्या होता है, विलय होता है। तो विलायक तो होता है जिसमें अपन मिला रहे हैं, जैसे एक गिलास लिया, उसमें पानी लिया, ठीक है, और एक चम्मच अपन क्या डाल रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं, शक्कर डाल रहे हैं, ये जल है। तो जल क्या है, यहाँ पे विलायक है, जिसमें घोला जा रहा है वो विलायक, और जिसे घोला जा रहा है, जिसको अपन घोल रहे हैं, वो क्या होता है, विलय, ठीक है। जिसको अपन घोल रहे हैं वो विलय होता है। तो विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, यानी जल की मात्रा ज़्यादा, तो वो तनु होगा। और जिसमें विलय ज़्यादा और विलायक कम, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे। तो ये आपको दोनों चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। सिंपल है, कुछ हार्ड है नहीं इतना, ठीक है। तो विलायक जिसमें ज़्यादा होगा, विलयन में जिस विलयन में विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, उसको अपन तनु विलयन बोलते हैं, और विलय की मात्रा ज़्यादा हो तो सांद्र विलयन बोलते हैं। अब परासरण जो है, इसमें आप 3 चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। कौन कौन से विलयन होते हैं, देखो 3 विलयन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो अल्प परासरण दाबी विलयन, एक होता है सम परासरण दाबी विलयन, एक होता है अति परासरण दाब विलयन, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, पहला परासरण में, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब यदि कोशिका को तनु विलयन मैंने आपको बताया अभी। तनु विलयन क्या होता है, जिसमें जल की मात्रा ज़्यादा होगी और शक्कर या फिर कोई भी जो विलय पदार्थ होता है वो कम होगा, ठीक है। तो तनु विलयन में रखा जाए तो जल कोशिका के अंदर प्रवेश करेगा। तो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये यदि कोशिका को जो है अपनी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को तनु विलयन में रख रहे हैं, तनु का मतलब पानी ज़्यादा होगा, ठीक है। दिमाग में बिठा लेना इसको कि तनु का मतलब क्या होता है बेटा, पानी ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इस विलयन में रखा जाए तो क्या होगा, यहाँ से तनु विलयन में से पानी जो है वो निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा, ठीक है। अब समझना, मेरी बात समझना, ये अपन एक पात्र लिया है, इसमें पानी भर दिया, बहुत सारा पानी भरा हुआ है, अपन एक कोशिका डाल दी इसमें, तो क्या होगा, कोशिका के अंदर तो क्या होगा, जल की निम्न सांद्रता, ठीक है। और बाहर की तरफ जल की क्या होगी, जल की अधिक सांद्रता, ठीक है, उच्च सांद्रता। ये आपको समझना है। तो कोशिका के अंदर जल कम है, पानी कम है, ठीक है, और बाहर ज़्यादा है। तो मैंने अभी बताया परासरण क्या होता है कि अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करेगा। तो जल जो है यहाँ पे कहाँ प्रवेश कर जाएगा, कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर जैसे जल जाएगा, कोशिका फूल जाएगी बेटा, फूल जाएगी, ठीक है। और ऐसा विलयन जो होता है ना, इस विलयन को बोलते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन, ठीक है ना, अल्प परासरण दाबी विलयन। समझ लो, मैं आपको नोट्स मैंने लिख लिए, प्रिपेयर कर लिए, आपको भेजना है, मैं कभी भी भेज दूंगा, ठीक है, तैयार है नोट्स। अब देखो, अल्प परासरण दाबी विलयन आपको समझ में आ गया कि क्या होता है। कोशिका को जल में रख रहे हैं, जल की सांद्रता कोशिका के बजाय बाहर ज़्यादा है, तो जल जो है कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। इस विलयन को अपन क्या बोलते हैं, अल्प परासरण दाबी विलयन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, किशमिश जो होते हैं, किशमिश उसको पानी में डालते हैं, किशमिश जो होते हैं उनको पानी में डालते हैं तो वो फूल जाते हैं। तो ये इसका उदाहरण आप समझ सकते हो। दूसरा, इसमें आप लोग याद रखोगे कि जब यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें
जल की सांद्रता कोशिका, जिसमें जल की सांद्रता कोशिका व जिसमें जल की सांद्रता कोशिका में उपस्थित जल की सांद्रता के बराबर हो, जल की सांद्रता के बराबर, ठीक है, बराबर। यहाँ पे क्या होगा, निम्न उच्च का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जैसे आप पानी में डालोगे तो ऐसा विलयन लिया जाएगा जिसमें कोशिका के बराबर, यानी दोनों में जो है बराबर सांद्रता दोनों के बराबर होगी, यानी अंदर और बाहर जल की मात्रा, एक तरीके से अपन समझ सकते हैं जो विलयन होगा उसमें जल के अणुओं की मात्रा दोनों तरफ बराबर होगी। तो क्या होगा कि जब सांद्रता में फ़र्क नहीं होगा तो जल जो है प्रवेश नहीं करेगा, जल, या फिर आप बोलोगे कि जल जो है, जल इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा एक तरीके से, ठीक है। तो जल कहीं भी गति नहीं करेगा, जल गति नहीं करेगा, वह कोशिका का आकार अपरिवर्तित, वह कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं, कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। तो ऐसे विलयन को अपन बोलते हैं बेटा समपरासरण दाबी विलयन, समपरासरण दाबी विलयन। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। और लास्ट है बेटा, एक और बच गया कि ऐसा विलयन लिया जाए जिसमें जिसमें क्या हो कि जल की सांद्रता कोशिका के अंदर तो ज़्यादा, जल की सांद्रता कोशिका के अंदर तो ज़्यादा हो जाए और बाहर कम हो जाए, तो ऐसे विलयन को बोलते हैं अतिपरासरण दाबी। डायरेक्टली लिख दिया मैंने, ठीक है, नोट्स में आपको दे दूंगा मैं। अतिपरासरण दाबी मतलब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता ज़्यादा और बाहर क्या हो गई, जल की सांद्रता कम, ठीक है। तो ऐसे विलयन को अपन अतिपरासरण दाबी विलयन कहते हैं। इस स्थिति में क्या होगा कि जल जो है, जल कोशिका से बाहर निकलेगा, क्योंकि मैंने बताया कि क्या होता है, परासरण क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की गति करेगा। तो कोशिका के अंदर जल की सांद्रता ज़्यादा है, बाहर कम है, तो बाहर की तरफ आ जाएगा, जिससे कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो ये आपको याद रखनी चीज़ें, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परासरण इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और अब ये जो है चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अपन इसके अगली क्लास में, और फिर अगले वीक से जो है इसको अपन अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, आप खुद करोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको क्लियर होनी चाहिए। चैप्टर 5 कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। याद करते रहना बच्चों इनको, ठीक है, याद करते रहो, ठीक है। क्लियर है, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।